नमस्ते बच्चों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है ये। एनसीईआरटी में तो साथ में ही दिया हुआ है, बट हम लोग इसको अलग अलग करके पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमें रिएक्शंस के बारे में बात करनी होती है कि कोई रिएक्शन जब होगा तो उसमें कितना हीट इन्वॉल्व होगा। रिएक्शन अगर होगी तो हो सकता है उससे हीट रिलीज हो रही हो, या हो सकता है उसमें हीट हमें देना पड़ रहा हो। तो किसी रिएक्शन में कितना हीट इन्वॉल्व होता है ये हमें बात करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात कि जो हीट हम मेज़र करेंगे रिएक्शन का, वो हम लोग दो कंडीशन में मेज़र कर सकते हैं। एक हम लोग मेज़र कर सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में, और दूसरा हम लोग मेज़र कर सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में। मतलब हम लोग रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में कराएं और उस टाइम हीट मेज़र करें, तो उस टाइम जो हीट होगी उसको लिखेंगे QE, और ये रिएक्शन के डेल्टा U के बराबर होगा। नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला हीट डेल्टा U के बराबर होता है। और वही अगर हीट हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे मेज़र कर लें तो ये रिएक्शन के डेल्टा H के बराबर होगा। R रिएक्शन के लिए स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो किस कंडीशन में आप हीट मेज़र कर रहे हैं उससे हमें पता चलेगा कि आप रिएक्शन का डेल्टा U कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर डेल्टा H। इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी अगर कैलकुलेट कर ली जाए तो दूसरी क्वांटिटी आ सकती है। उसके लिए रिलेशन ऐसा होता था डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। इसी रिएक्शन के लिए रिलेशन होता था, ये डिराइव भी किया गया था। डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। कुछ सिंपल क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं कि कौन बड़ा होगा, डेल्टा H बड़ा होगा या डेल्टा U बड़ा होगा। तो ये सिंपल सा डिपेंड करेगा डेल्टा NG के साइन पे। R और T तो पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा NG पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, तो डेल्टा H डेल्टा U से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप कुछ ऐड कर रहे हैं। अगर डेल्टा NG 0 हो गया तो डेल्टा H और डेल्टा U बराबर हो जाएंगे, और अगर डेल्टा NG नेगेटिव हो गया तो डेल्टा H छोटा हो जाएगा डेल्टा U से। तो कुछ क्वेश्चन तो डेल्टा H और डेल्टा U के कंपैरिजन में आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस पे, जिनमें कोई एक क्वांटिटी इन दोनों में से बता दी जाएगी, दूसरी कैलकुलेट करनी होगी। हाँ, ध्यान रखिएगा डेल्टा NG की हम लोग बात कर चुके हैं। सिर्फ रिएक्शन को देख के नहीं बता देंगे, कितना अमाउंट रिएक्ट कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि डेल्टा NG कितना होगा। जैसे 5 मोल वाटर को लिक्विड से गैस में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, 5 मोल वाटर लेके हम लोग इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो डेल्टा NG यहाँ 1 नहीं बताएंगे, यहाँ डेल्टा NG कितना हो जाएगा 5। समझ में आ रही बात? चलिए, तो पहले इस चीज को वहां पे नोट करिए। नोट कर लिया? चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो तो इसी पे बनता है। ढेर सारे क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, सॉल्व करिएगा, ठीक है। इस पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में भी बात किए हैं, डेल्टा H और डेल्टा U के रिलेशन पे। अब ये जैसे सपोज करिए 2A से बनना है, 2A प्लस 3B, इससे बन रहा है C प्लस 4D सपोज करिए, और इसका डेल्टा H दिया गया है -20 किलो जूल पर मोल। तो रिएक्शन दो तरह की हो सकती है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये तो पता ही है हमें। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो हीट एब्जॉर्ब होगा रिएक्शन में, और अगर एक्सोथर्मिक होगी तो हीट रिलीज होगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा H नेगेटिव होगा, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा H पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ डेल्टा H नेगेटिव है तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब रिएक्शन जब ये होगी तो हीट रिलीज होगी। अब कितनी हीट रिलीज होगी? तो 20 किलो जूल। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज कितनी हो रही है? तो 20 किलो जूल, ठीक है। कब? लेकिन पर मोल लिखा हुआ है। पर मोल का मतलब क्या है? पर मोल किसी एक क्वांटिटी का एक मोल नहीं, पर मोल का मतलब यहाँ पे क्या होगा?
पर मोल ऑफ रिएक्शन, और पर मोल ऑफ रिएक्शन का मतलब जब ए का 2 मोल बी के 3 मोल से रिएक्ट करके सी का 1 मोल और डी का 4 मोल बनाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि 1 मोल रिएक्शन हुआ है। तो अगर 2 मोल ए का रिएक्ट करेगा 3 मोल बी से, सी का 1 मोल बनेगा, डी का 4 मोल बनेगा, तब 20 किलो जूल हीट रिलीज होगी। अगर वही हम लोग 4 मोल ले लें ए का, तो इसके 6 मोल से रिएक्ट करेगा, इसका 2 मोल बनेगा और इसका 8 मोल बनेगा, और तब कितनी हीट रिलीज हो जाएगी? तो इसके 2 मोल से 20 किलो जूल, तो 4 मोल से 40 किलो जूल, तब 40 किलो जूल हीट रिलीज होगी। तब डेल्टा एच कितना हो जाएगा? तो 40 किलो जूल। समझ आ रही है बात? चलिए, तो डेल्टा आर एच किसी रिएक्शन का एंथैल्पी होता है, ठीक है। अब इस डेल्टा आर एच को हम लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसी रिएक्शन की एंथैल्पी है, इसको हम लोग किसी मतलब बहुत अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ऐसे लिख दिया जाता है एफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसको हम लोग बोलते हैं, या फिर लिख दिया जाता है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, समझ रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स होते हैं हमारे सामने। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये हम लोग को समझना है, ठीक है। कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है ये हम लोग को समझना है। एक एक करके देखते हैं हम लोग। अच्छा, इन टर्म्स को समझने से पहले एक दो क्वेश्चन तो इस तरीके के बनते हैं। ए से बी है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच है एक्स, तो अगर बी से ए कर दिया जाए तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना हो जाएगा? तो माइनस एक्स हो जाएगा। या हाफ ए से हाफ बी कर दिया जाए तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना हो जाएगा? तो x/2 हो जाएगा, ठीक है। जो काम आप रिएक्शन में करेंगे वही काम आप डेल्टा एच में कर देंगे। या ए से बी एक रिएक्शन है, इसका डेल्टा एच है एक्स, बी से सी दूसरा रिएक्शन है, इसका डेल्टा एच है वाई, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ए से सी बनेगा, इसका डेल्टा एच कितना हो जाएगा? तो एक्स प्लस वाई। इसको बोला जाता है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन मतलब रिएक्शंस को अगर आप ऐड करेंगे तो उनका डेल्टा एच भी ऐड हो जाएगा। यही कहना है सिंपल सा हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन का। तो इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आपको 2-3 रिएक्शन दे दिया जाएगा, उनका डेल्टा एच बता दिया जाएगा, उससे आपको किसी एक रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना होगा। तो ये सब क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। नोट करना चाहें इनको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने टर्म्स पे। सॉरी, ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये किसी सब्सटेंस के लिए डिफाइन किया जाता है। होता क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? ये किसी सब्सटेंस के लिए डिफाइन किया जाएगा। जैसे बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड, ठीक है। तो ये किसी रिएक्शन की एंथैल्पी, किस रिएक्शन की एंथैल्पी? तो जिसके लिए डिफाइन किया गया है उसका 1 मोल हमें बनाना है। कहां से बनाना है?
जिसके लिए डिफाइन किया गया है उसका एक मोल बनेगा। कहाँ से बनेगा? तो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से बनेगा। जैसे H2 गैस, इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या क्या है? तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, और यह हाफ कर दिया जाएगा। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी उसको हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ, इस रिएक्शन की कुछ एंथैल्पी होगी तो इसी रिएक्शन की एंथैल्पी को बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? जिस सब्सटेंस के लिए डिफाइन किया जाए उस सब्सटेंस के एक मोल का फॉर्मेशन हो। कहाँ से? तो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से। और इसके साथ एक चीज़ ये है कि ये जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है ये अपने रेफरेंस स्टेट में प्रेजेंट होने चाहिए। अब इस वर्ड का मतलब क्या है रेफरेंस स्टेट? तो रेफरेंस स्टेट का मतलब होता है वो स्टेट जिसमें वो सब्सटेंस हमें नेचर में मिलता है। जैसे हाइड्रोजन हमें नेचर में किस फेज में मिलता है? तो गैस फेज में, तो यहाँ गैस फेज में ही होना चाहिए। या ऑक्सीजन भी हमें नेचर में किस फेज में मिलता है? तो गैस फेज में, तो यहाँ गैस फेज में होना चाहिए। तो ये रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन की कुछ एंथैल्पी होगी, उसी को हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। यहाँ लिखा गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? तो कार्बन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, इसका मतलब CO2 बने, कहाँ से बने? तो इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हो किस फेज में? गैस फेज में। और कार्बन हो किस फेज में? नेचर में हमें कार्बन किस फेज में मिलता है? तो सॉलिड फेज में मिलता है। अच्छा, सॉलिड फेज में भी इसके कई एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन के कई एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, कई सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका जो मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप होता है वही रखना होगा, और इसका मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट। तो यहाँ कार्बन किस फॉर्म में होना चाहिए? तो ग्रेफाइट के फॉर्म में होना चाहिए। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी उस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। समझ आ रही बात? या जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया बने कहाँ से बने? तो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। कौन कौन से? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन नेचर में हमें गैस फेज में मिलता है, यहाँ हाफ कर दिया जाए, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी हमें नेचर में गैस फेज में मिलता है, और यहाँ 3/2 कर दिया जाए। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी उसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। चलिए लिखते हैं, वहाँ पे लिखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लिखिए इसमें it is equal to the enthalpy of reaction in which formation of 1 mole of substance takes place from its constituent elements present in their reference state. From its constituent elements present in their reference state. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा रेफरेंस स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट in which the given substance is found in nature under given conditions. लिखा? ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए वहां पे।
नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग आते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन पे। ये भी किसी सब्सटेंस के लिए डिफाइन किया जाएगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जैसे बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे क्या करना है, जिसके लिए डिफाइन किया गया उसका एक मोल लेना है और उसका कंप्लीट कंबशन करा देना है। कंबशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। कंबशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो जिस भी सब्सटेंस के लिए डिफाइन किया गया है उसके एक मोल का कंप्लीट कंबशन करा देना इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। तो ऐसे में उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी उसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एक मोल लेंगे, उसका कंप्लीट कंबशन करा देंगे, तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी इसी को बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसी को हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 बोला था, बट ये इक्वल है किसके, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। या फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट, तो कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन CO2 गैस बनेगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट। समझ आ रही बातें? तो मोर और लेस ये है कि इस तरह से जो लिखा जाए, डेल्टा H किसी रिएक्शन का एंथैल्पी होगा, किस रिएक्शन का, जिसमें ये काम हो रहा हो, जिसमें ये काम हो रहा हो। यहां पे C लिखा है मतलब कंबशन हो रहा हो, F लिखा है मतलब फॉर्मेशन हो रहा हो, आयनाइजेशन लिखा है मतलब आयनाइजेशन हो रहा हो, वेपराइजेशन लिखा है मतलब वेपराइजेशन हो रहा हो, फ्यूजन लिखा है मतलब फ्यूजन हो रहा हो, और जिसके लिए है उसका एक मोल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। खैर लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखिए इसमें, इट इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन it is equal to the enthalpy of reaction in which combustion of 1 mole of substance takes place in presence of sufficient amount of oxygen. In presence of sufficient amount of oxygen. लिखा? चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। लिख लिया एग्जाम्पल। चलो, तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे बोला गया एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड, तो जिसके लिए डिफाइन किया गया उसका एक मोल और ये प्रोसेस, ये बस ध्यान रखना है। तो ये किस रिएक्शन की एंथैल्पी होगी, तो जिस रिएक्शन में H2O लिक्विड का एक मोल लेके उसको कन्वर्ट कर दे रहे होंगे H2O गैस में, वेपराइज करना है तो लिक्विड से गैस, तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी उसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड। समझ में आ रही बात? या बोला गया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ H2O, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ H2O, तो H2O का फ्यूजन कराना है, तो फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड, तो H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी उसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ H2O सॉलिड। समझ आ रही बात है?
या एक टर्म होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ए लिखा जाता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो नाम से समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, एटमाइज कर देना, जो भी सब्सटेंस है उसको उसके एटम्स में, गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर देना है। जैसे CH4 लिया गया गैस, इसको कन्वर्ट कर देंगे इसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स में। इसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स कौन कौन से हैं, तो कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी उसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH4 गैस। समझ आ रही बात है? या जैसे सोडियम सॉलिड, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं सोडियम गैसियस एटम में, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसियस। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम सॉलिड। और यही यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के भी बराबर है सोडियम के, नहीं सब्लिमेशन कराते तो भी यही काम होता और एटमाइजेशन करा रहे तो भी यही काम हो रहा है। समझ आ रही बातें? चलिए इन सबको नोट करते रहिए। नोट कर लिया? एक टर्म होता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, ये जनरली इस तरह के कंपाउंड्स के लिए बनाया जाता है जो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे CuSO4 हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके CuSO4.5H2O हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इनके लिए डिफाइन किया जाता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉलिड। ठीक है? यह एक टर्म होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या है, जिसके लिए डिफाइन किया गया उसका एक मोल लिया जाए, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट के लिए डिफाइन किया गया, उसका एक मोल लिया जाए, उसको वाटर में डिजोल्व करके एक एक्वस सॉल्यूशन बना दिया जाए। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी होगा उसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 सॉलिड। ठीक है? चलिए ये सारी चीजें भी नोट कर लीजिए वहां पे। नोट कर लिए? अब एक टर्म होता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है ये देखा जाए। जैसे सपोज करिए CH4 है, तो इसमें 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, है ना, 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। देखा जाए तो ये चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं स्ट्रेंथ वाइज। ठीक है? हर एक की स्ट्रेंथ सेम है। तो किसी एक को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो जैसे इनमें से कोई एक अगर मान लीजिए तोड़ा जाए, सपोज करिए इसके लिए A अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देना पड़ा। ठीक है? अब जब ये टूट गया तो ये जो 3 बॉन्ड बचे हैं वो पहले के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट हो जाएंगे ना। पहले जब 4 बॉन्ड थे तो उन चारों की स्ट्रेंथ अलग होगी, अब 3 बॉन्ड है तो इन तीनों की स्ट्रेंथ अलग होगी। इन तीनों की आपस में सेम होगी बट पहले के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट हो जाएगी। तो अब इन तीनों में से किसी एक को तोड़ने के लिए कुछ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, वो मान लेते हैं B। अब ये जो 2 बचा इनमें से किसी एक को तोड़ने के लिए कुछ और डिफरेंट देना पड़ेगा, वो मान लेते हैं C। और अब ये जो लास्ट में बचा है इसको तोड़ने के लिए मान लेते हैं D।
तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, तो अलग अलग बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो कहलाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इनका जो एवरेज होता है वो कहलाता है बॉन्ड एनर्जी। एवरेज मतलब ऑन एन एवरेज किसी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी वो कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या है, डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज। ठीक है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ये जब हम लोग बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो जब भी बॉन्ड हम लोग तोड़ रहे होंगे तो ये सब्सटेंस अपने गैस फेज में होना चाहिए। अगर गैस फेज में नहीं होगा तो हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है ये होमोलिटिक मैनर में होता है। दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, होमोलिटिक और हेटरोलिटिक। होमोलिटिक में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पे चला जाएगा। हेटरोलिटिक में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक पे चला जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होंगे। होमोलिटिक मैनर में पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट नहीं होता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वो किस मैनर में होगी, तो होमोलिटिक मैनर में। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए वहां पे। लिखिए, नोट कर लिया, लिखिए। बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज ऑफ bond energy is average of different bond dissociation energies. Different bond dissociation energies. लिखा, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस इन homolytic manner and during bond breaking the substance should be present in its gas phase. The substance should be present in its gas phase. लिख लिया, चलो। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है, ऑन एन एवरेज किसी एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, और एक बॉन्ड नहीं, मतलब इस तरह के एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, ये हुआ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा। बॉन्ड एनर्जी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब होता क्या है, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को, कोई भी रिएक्शन है उस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम लोग तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या, एक तरीका होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। या फिर एक तरीका और है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सबका एंथैल्पी ऑफ कंबशन माइनस जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबका एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इस फॉर्म से भी हम लोग रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल सकते हैं। या एक और तरीका होता है बॉन्ड एनर्जी फॉर रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी फॉर प्रोडक्ट्स।
इससे भी रिएक्शन की एंथैल्पी निकाली जा सकती है। बॉन्ड एनर्जी मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सब में जितने भी बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी माइनस जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें जितने बॉन्ड्स हैं उन सब की बॉन्ड एनर्जी। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, C2H2 गैस है सपोज करिए, इसमें 2H2 गैस ऐड कर दिया और बना दिया C2H6 गैस। तो इस रिएक्शन की कुछ एंथैल्पी होगी। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम लोग इन तीनों तरीके से लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहला अगर लिखा जाए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में, तो क्या लिखेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट में क्या है तो C2H6 है, तो लिखा जाएगा, अच्छा C2H6 का एक मोल बन रहा है तो 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, ठीक है, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा प्रोडक्ट साइड में क्या है, एक मोल C2H2 का है तो 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 गैस, प्लस 2 मोल हाइड्रोजन का है तो 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस। ये हो जाएगा इस रिएक्शन का एंथैल्पी। अगर हमें ये तीनों वैल्यूज पता हो तो हम लोग इसका एंथैल्पी निकाल सकते हैं, ठीक है। या इसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबशन के टर्म्स में लिख सकते थे। कंबशन में उल्टा हो जाता है, पहले रिएक्टेंट आता है बाद में प्रोडक्ट आता है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड में C2H2 है और H2 है, तो एक मोल C2H2 का है तो 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 गैस, और 2 मोल हाइड्रोजन का है तो प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 गैस। ये रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गया, माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो एक मोल C2H6 का है तो 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 गैस। समझ आ रही बात। तो अगर आपको ये डाटा दे दिया जाए तो भी आप इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल लेंगे। ये डाटा तीनों पता है तो भी निकल जाएगा, ये डाटा तीनों पता है तो भी निकल जाएगा। क्वेश्चन को और बड़ा करना है तो ये 3 डाटा, ये 2 डाटा दे के आपसे ये डाटा पूछ लिया जाएगा। समझ आ रही बात है। या इसी रिएक्शन की एंथैल्पी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं। रिएक्टेंट साइड में जितनी भी बॉन्ड्स हैं उनकी एनर्जी माइनस प्रोडक्ट साइड में जितने भी बॉन्ड्स हैं उनकी एनर्जी। रिएक्टेंट साइड में क्या क्या बॉन्ड है देखा जाए, C2H2 है, C2H2 का मतलब क्या, कार्बन से एक हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से एक हाइड्रोजन, ऐसा होगा C2H2। तो यहाँ पे कितने कौन कौन सा बॉन्ड है, तो 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ऐसा आएगा, प्लस एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। और क्या है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है और 2 मोल है तो 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये रिएक्टेंट साइड के बॉन्ड्स हो गए, माइनस प्रोडक्ट साइड की बॉन्ड एनर्जी। प्रोडक्ट साइड में क्या क्या चीज़ें हैं, C2H6 है तो इसमें एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा और हर एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, मतलब 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होंगे, तो 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, प्लस एक बॉन्ड है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं। इस तरीके से अगर आप लिख लेंगे तो हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल बना सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एक ही रिएक्शन है, उसी की एंथैल्पी को हम लोग 3 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ये 3 तरीके हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए और फिर एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अच्छा एक चीज, किसी एलिमेंट के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, किसी एलिमेंट के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस, तो इसका मतलब क्या, H2 गैस बने, कहाँ से बने, तो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं और वो क्या है, तो H2 गैस ही है।
H तो लिखेंगे नहीं, H2 होता है, नेचर में हमें क्या मिलता है, H2 मिलता है। तो यहाँ कुछ रिएक्शन हो ही नहीं, तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी कितनी होगी, 0, और इसी रिएक्शन की इंथैल्पी को हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस बोलेंगे, है ना। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अगर अपने रेफरेंस स्टेट में हैं तो उनके लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, तो 0, ठीक है। एलिमेंट्स के लिए, कंपाउंड्स के लिए नहीं, H2O के लिए नहीं होगा, H2 के लिए 0 होगा, O2 के लिए गैस फेज में 0 होगा, या कार्बन है तो सॉलिड ग्रेफाइट के फॉर्म में अगर है तो उसके लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। अगर वही कार्बन सॉलिड होता लेकिन डायमंड होता तो उसके लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होता। डायमंड के फॉर्म में अगर है तो उसके लिए 0 नहीं होगा, रेफरेंस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये डाटा नहीं भी दिया गया तो आपको पता है कि ये वैल्यू क्या होनी है, तो 0 होनी है, ठीक है। समझ आ रही बात है, लिख लेते हैं वहां पे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स enthalpy of formation of elements present in their reference state is 0. Enthalpy of formation of elements present in their reference state is 0. लिखा, चलिए। एक अजम्पशन होता है, उसको नोट कर लीजिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वस आयन, ये हम लोग 0 अज्यूम करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। तो इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इन सब पे बेस्ड सॉल्व करेंगे हम लोग। असाइनमेंट में क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ बहुत डिफिकल्ट है ही नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं यहाँ पे। हाँ, बट बस ये है कि जो एंथैल्पी लिखा गया है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो समझ में आ गया तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब एक टर्म होता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। तो ये किसी एसिड या किसी बेस के लिए डिफाइन किया जाता है। जैसे HCl के मान लीजिए डिफाइन करना, तो करना क्या है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे जिसमें HCl का एक मोल होगा और उसका किसी बेस से रिएक्शन कराएंगे। इसका कंप्लीट रिएक्शन होगा बेस से, तो इससे बनेगा क्या, NaCl एक्वस और साथ में H2, ठीक है। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी उसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl विथ NaOH। किससे करा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl विथ NaOH। अच्छा, अगर देखा जाए तो इसको हम लोग कई पार्ट्स में अगर ब्रेक करें तो HCl को H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब इसका आयनाइजेशन करा दिया जाए। और अगर HCl की बात करें तो हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा, है ना। तो यहाँ हमने कुछ किया नहीं, ये ऑलरेडी था इसी फॉर्म में। मतलब एक तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCl कितना है, 0, ठीक है। NaOH भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका भी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कितना हो जाएगा, तो 0। मतलब ये भी वहाँ पे Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस के फॉर्म में होगा। अब इससे Na प्लस और Cl माइनस से मिला के NaCl बन रहा है। अगर यहाँ से NaCl से Na प्लस और Cl माइनस लिखते तो आयनाइजेशन हो रहा होता, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ NaCl, ठीक है। और अब साथ में क्या हो रहा है, H प्लस और OH माइनस ये मिलके क्या बना दे रहे हैं, H2O। तो एक रिएक्शन हो जा रहा है किसके किसके बीच, H प्लस और OH माइनस से मिलके क्या बन जा रहा है, H2O, ठीक है। H प्लस प्लस OH माइनस से मिलके H2O। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है,
जिसको हम लोग बोल रहे थे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हमने पहले आयनाइजेशन करा है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCl प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ NaOH। NaOH का आयनाइजेशन कराया, फिर Na प्लस और Cl माइनस से मिला के NaCl बनाया, तो माइनस में आ गया एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ NaCl। और फिर हमने एक रिएक्शन करा दिया, क्या रिएक्शन? तो H प्लस प्लस OH माइनस से मिलके H2O का बनना। ठीक है, ये वाला टर्म कितना है? तो 0 है। ये वाला टर्म कितना है? तो 0 है। अच्छा, NaCl भी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी तो 0 ही होगा। ये वाला टर्म कितना है? 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl किसके बराबर आ गया? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के। कौन से रिएक्शन के? H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस से मिलके H2O का बनना। ठीक है, और ये एक फिक्स क्वांटिटी होती है। 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस से रिएक्ट करेगा, 1 मोल वाटर बनेगा, तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी फिक्स होता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यू दी गई है, कहीं -57 दिया गया है, कहीं -55.84 दिया गया है, अलग अलग जगह दिया गया है। तो हम लोग -57 लेके चलते हैं, -57 किलो जूल पर मोल। मतलब आपको बताना है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, तो ये कितना हो गया? -57 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये डाटा है, हम लोग इसी को लेके चलेंगे। अगर क्वेश्चन में आएगा तो आपको दिया जाएगा H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस, इससे H2 अगर बनता है तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी है वो -57 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl विथ NaOH, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड का न्यूट्रलाइजेशन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस इज -57 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, चलिए नोट करिए। नोट कर लिया? तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब जब न्यूट्रलाइजेशन होगा तो हीट रिलीज होगी। कितनी हीट रिलीज होगी? तो 57 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, चलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड का था, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब हम एक छोटा सा चेंज करें, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ना लेके HCl एक वीक एसिड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले HCl को आयनाइज करना पड़ेगा H प्लस प्लस Cn माइनस में, और ये वीक एसिड होता है, ये तो डिसोसिएटेड नहीं होगा। इसको आयनाइज करने के लिए, मतलब ये बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लेते हैं X है। अच्छा, NaOH तो आयनाइज रहेगा, Na प्लस और Cn माइनस बनेगा, NaCN बनेगा, और यहाँ भी NaCN आएगा। NaCN ये तो सॉल्ट है, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो ये तो 0 ही होगा, और ये वाली चीज रहेगी। इस बारी यहाँ पे क्या हो गया? ये वाला टर्म 0 नहीं है। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCl ये 0 नहीं है, ये 0 है, ये 0 है, और ये रहेगा। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या हो गया? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या हो गया? X, ये X है, X माना हमने, प्लस आ गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस से मिलके H2O का बनना। और ये कितना होता है? तो -57 होता है। तो ये X प्लस -57 किलो जूल पर मोल, ऐसा हो गया। तो माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए, तो माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 57 माइनस एक्स, नहीं किलो जूल पर मोल। ये एक्स को हम लोगों ने जूल में लिया है, किलो जूल में, किलो जूल पर मोल। ठीक है, एक्स क्या है? तो इसका एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन मतलब क्या? इसको इसके आयंस में कन्वर्ट करेंगे तो उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी। अच्छा, एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो इसको आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, H प्लस और Cn माइनस, बॉन्ड हम लोग तोड़ रहे हैं तो उसमें एनर्जी देना पड़ेगा। तो एक्स क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा। ठीक है,
तो अगर HCN का न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हैं तो ये भी निगेटिव है, डेल्टा H निगेटिव है, हीट यहाँ भी रिलीज हो रही है, बट यहाँ कितनी हीट रिलीज हो रही है 57 माइनस एक्स, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड का कराए थे तो कितना रिलीज हुआ था 57। इस बार कितना रिलीज हो रहा है 57 माइनस एक्स। ये 57 से ज़्यादा है 57 से कम है, 57 से कम है क्योंकि x पॉजिटिव है। तो अगर वीक एसिड का कराएंगे तो कम हीट रिलीज होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से कराते तो ज़्यादा हीट रिलीज होती है, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से कराएंगे तो हीट कम रिलीज होगी। और कितनी हीट कम रिलीज होगी तो x, और x ही क्यों, क्योंकि ये चला गया है आयनाइजेशन में। समझ आ रही बातें? तो अगर मान लीजिए बोल दिया गया होता एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCN with NaOH is equal to -51 किलोजूल पर मोल, और बोला जाए कि बताइए एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCN कितना होगा, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCN कितना होगा। तो हीट रिलीज हो रही है, कितनी हीट रिलीज हो रही है 51, होना कितना चाहिए था, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो 57, तो कम रिलीज हुआ है। कितना कम रिलीज हुआ है 57 ना होकर 51 हुआ है, मतलब 6 किलोजूल कम रिलीज हुआ है। तो 6 किलोजूल कहाँ चला गया, तो इसके आयनाइजेशन में। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी कितना बताते हैं एंथैल्पी 6 किलोजूल पर मोल। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए। ये एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। चलो, तो ये डिफरेंट तरह की एंथैल्पी हुई जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है, एक लास्ट टॉपिक है, उसको देख लेते हैं हम लोग। बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जो अलग अलग तरह की एंथैल्पी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बस इतना समझना है। और रिएक्शन की एंथैल्पी को हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब एक चीज है, हमें कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है, उसके बारे में बात करनी होती है। कैलोरीमीटर, इसको हम लोग नाम देते हैं कैलोरीमेट्री। कैलोरीमीटर क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जो यूज किया जाता है किसी रिएक्शन की हीट को मेजर करने के लिए। किसी रिएक्शन में कितना हीट इन्वॉल्व हो रहा है ये मेजर करने के लिए हम लोग कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं 2 तरह के कैलोरीमीटर होते हैं, एक बोला जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, और दूसरा होता है कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर और कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर। नाम से हम लोग याद रखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर है, इसका मतलब वहाँ पे जो भी रिएक्शन आप कराएंगे वो किस कंडीशन में होगी, तो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में। और वही अगर कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर है तो वहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रही होगी वो किस कंडीशन में हो रही होगी, तो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में। तो आप अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर यूज़ करके रिएक्शन का हीट मेजर कर रहे हैं तो आपने कौन सा हीट मेजर किया, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला हीट मेजर किया, मतलब आपको रिएक्शन का क्या पता चल गया, डेल्टा यू। और वही अगर आप कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर यूज करके हीट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब आपने कांस्टेंट प्रेशर वाला हीट मेजर किया, इसका मतलब आपने रिएक्शन का क्या मेजर किया, डेल्टा एच। ठीक है, तो एक कैलोरीमीटर है बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसके बारे में हम लोग को देखना है।
बॉम्ब कैलोरीमीटर बोला जाता है इसको। ये कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप कैलोरीमीटर होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लिखते हैं हम लोग वहाँ पे, इसको अभी नहीं लिखेंगे, बस एक चीज़ ये लिख लीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैलोरीमीटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैलोरीमीटर। पहला लिखिए कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर। सेकंड लिखिए कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर। और अब हेडिंग डालिए बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर। और इसमें लिखिए इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप कैलोरीमीटर, इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप कैलोरीमीटर। ऐसा कुछ होता है ये। किसी मटेरियल का ये बना होता है, किसी मेटल का, और यहाँ वाटर भरा होता है, पानी भरा होता है, ठीक है। और यहाँ पे इस शेप का एक होता है जहाँ पे हम लोग रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे कुछ हम लोग रिएक्शन करा रहे होते हैं, तो इससे हीट रिलीज हो रहा होता है। तो यहाँ से जो हीट रिलीज होता है वो जाता है, ये कैलोरीमीटर उसको एब्जॉर्ब करता है। कैलोरीमीटर मतलब जिस मेटल का, मटेरियल का ये बना है, प्लस ये वाटर, ये दोनों मिलके इसके हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो इनका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसके टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है ये हम लोग निकालते हैं। हम लोग थर्मामीटर लगाते हैं यहाँ पे और उससे देखते हैं कि टेम्परेचर कैसे चेंज हुआ। तो हम लोग को डेल्टा टी पता चल जाता है, चेंज इन टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर कितने से चेंज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो अब इसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना हीट ये कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब किया है। सॉलिड या लिक्विड के लिए हीट को हम लोग लिखते हैं ms डेल्टा टी। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ जो भी मटेरियल है, जिस मटेरियल का ये बना है, ये हीट एब्जॉर्ब, यहाँ से जो हीट रिलीज हुआ वो हीट एब्जॉर्ब कौन किया, ये मटेरियल प्लस वाटर। तो मास ऑफ मटेरियल इंटू एस ऑफ मटेरियल इंटू डेल्टा टी प्लस मास ऑफ वाटर इंटू एस ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये ऐसा आ जाएगा, मास ऑफ मटेरियल इंटू एस ऑफ मटेरियल प्लस मास ऑफ वाटर इंटू एस ऑफ वाटर। तो Q इज इक्वल टू मास ऑफ मटेरियल इंटू एस ऑफ मटेरियल प्लस मास ऑफ H2O इंटू एस ऑफ H2O इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कॉमन आ गया। तो यहाँ से ये वाला टर्म, यहाँ पे जो मटेरियल यूज हुआ है उसका मास तो कांस्टेंट ही रहेगा और हीट कैपेसिटी एक कांस्टेंट होता है। इसके अंदर जो वाटर है उसका मास भी कांस्टेंट रहेगा और उसका एस भी कांस्टेंट है। तो ये टर्म क्या हो गया, एक कांस्टेंट। इसको हम लोग बोल देते हैं कैलोरीमीटर कांस्टेंट। इसको नाम दे दिया जाता है कैलोरीमीटर कांस्टेंट, C, ठीक है, इनटू डेल्टा टी, जहाँ पे C को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर कांस्टेंट, ठीक है। तो इससे आपने क्या पता कर लिया, हीट। और ये हीट किस कंडीशन की है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन हुआ है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हीट किस कंडीशन की है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर डेल्टा टी आपको पता हो और C पता हो तो हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम का हीट यहाँ निकाल लेंगे। अच्छा, ये हीट जो आपने निकाला है ये कैलोरीमीटर ने एब्जॉर्ब किया, तो ये रिएक्शन से रिलीज हुआ है ना, इतना हीट रिएक्शन से रिलीज हुआ होगा तब कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब करेगा। तो रिएक्शन से हीट रिलीज हुआ है तो ये जो हीट है ये तो एब्जॉर्ब होने वाला आपने निकाला है ना। तो रिएक्शन का आपने डेल्टा यू निकाला और वो किसके बराबर होगा, तो माइनस ऑफ क्यूई के ना, क्योंकि क्यूई तो ये हीट जो रिलीज हुआ वो है ना, ये हीट जो रिलीज जो एब्जॉर्ब हुआ है वो है ना क्यूई। जो एब्जॉर्ब हुआ है वो यहाँ से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो डेल्टा यू क्या होगा, माइनस ऑफ क्यूई। और अगर डेल्टा यू पता चल गया तो डेल्टा एच पता चल जाएगा। ये रिलेशन हमारे पास है ही।
समझ में आ रही बात? हाँ, ध्यान दीजिएगा, इससे जो डेल्टा यू आएगा वो जितना अमाउंट का आप कंबशन करा रहे होंगे उतने अमाउंट का डेल्टा यू आएगा। ये पूरे 1 मोल का डेल्टा यू नहीं आएगा। आप अगर हाफ मोल का कंबशन करा रहे हैं तो हाफ मोल का डेल्टा यू आएगा। तो हाफ मोल का आया है तो यहाँ पे हाफ मोल का डेल्टा यू रखेंगे और हाफ मोल के लिए डेल्टा एन जी निकालेंगे तो डेल्टा एच भी हाफ मोल का आएगा। और जनरली क्वेश्चन में पर मोल पूछा जाता है, तो हाफ मोल का निकालिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल का आ जाएगा। या तो ऐसे करिए, या फिर पहले ही अगर हाफ मोल का कंबशन कराया तो डेल्टा यू हाफ मोल का आया, अब उसको पहले ही कन्वर्ट कर दीजिए 1 मोल के लिए और उसके बाद यहाँ रखिए और 1 मोल के अकॉर्डिंग डेल्टा एन जी निकालिए और उसके बाद फिर डेल्टा एच 1 मोल का आ जाएगा। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर पे बेस्ड। अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर लिख दिया गया है तो इसका मतलब है कि वो इसी कैलोरीमीटर की बात कर रहे हैं और इससे हमें रिएक्शन का डेल्टा यू पता चलेगा। उसके बाद इस रिलेशन को लगा के हम लोग डेल्टा एच निकालेंगे। ठीक है, चलिए फिर ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, असाइनमेंट में न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी देखते चलिए और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाते चलिए। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसानी से लगेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस पे बस असाइनमेंट लगाइए और जो डाउट है वो पूछिए। ओके, थैंक यू।